लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, इसका मोटे महिलाओं या पतली महिलाओं के ऊपर किसी अलग तरह का इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली अगर मोटी महिला की अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो यानी उनके करीब एक हाथ जितना फैट होता है। तो एक आम समस्या है वो है पीरियड की समस्या। एक तो हैवी फ्लो होना, पेन होना, इसका क्या निदान क्या हो सकता है इसका? हैवी फ्लो होने का अभी कई लोगों को एक तो मिथ भी होता है कि अगर 2 पैड भी खराब हो गए तो वो भी हैवी मान लेती हैं। और गांव की लेडीज के अगर 4 पैड 5 पैड भी खराब हो रहे हैं या कपड़े खराब हो रहे हैं तो उनके लिए वो भी हैवी नहीं है। यंग बच्चियों में बहुत जल्दी से पीरियड्स का आना एक आम बात हो गई है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हमारा एनवायरनमेंट और सोशल मीडिया और की मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही है। नमस्कार, लोकमत राजस्थान के कार्यक्रम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, लेप्रोस्कोपी एक आधुनिक कम इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल महिलाओं की कई गायनोकोलॉजिकल समस्याओं के निदान और इलाज में किया जाता है। और इसी प्रक्रिया में लेप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशीला सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जिनके बारे में आम जनता नहीं जानती है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे एक जो क्वेश्चन होता है, लेप्रोस्कोपी क्या है, लोगों को पता नहीं है। इन्वेसिव प्रक्रिया नहीं है, इसका मतलब भी आप सबसे पहले हमें बताएं। लेप्रोस्कोपी एक आधुनिक तकनीक है, वैसे काफ़ी लंबे समय से यानी कि 20 साल से तो करीब है जो एग्जिस्ट कर रही है लेप्रोस्कोपी। बट गायनिकोलॉजी यानी कि महिला रोगों के लिए इसका ट्रीटमेंट यूज़ में अभी लास्ट 5 से 10 साल के अंदर आने लगा है। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह कि जो खड़ा चीरा या आड़ा चीरा लगा के जो सर्जरी आज तक होती आई है, जिसे बोला जाता था कि ओपन सर्जरी, और पहले एक डिक्टम हुआ करता था कि जितना लंबा चीरा उतना बड़ा डॉक्टर, बट वो आजकल थोड़ा सा बदल गया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को की होल सर्जरी के नाम से जानते हैं, यानी कि उसमें छोटे छेद बनाकर सर्जरी की जाती है और छेद भी बहुत पतले होते हैं, 5 mm यानी आधा सेंटीमीटर। उसमें से लंबे पतले इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं और एक अम्बलाइकस यानी नाभि के ऊपर एक छेद बनाकर पूरा दूरबीन अंदर डाला जाता है, जिसको कि हम लेप्रोस्कोप या एंडोस्कोप कहते हैं। उसके थ्रू सारा अंदर का पिक्चर हमें बाहर 40 इंच के टेलीविज़न के ऊपर मिलता है। और आजकल 3D टेक्निक के अंदर हम लोग इसका सर्जरी करते हैं। तो 3D में जैसे आजकल हम 3D पिक्चर देखने जाते हैं तो 2D और 3D का डिफरेंस आपको पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो जितना अच्छा विज़न हमें दिखता है, और आजकल कैमरे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो गई है कि 4K कैमरेज आ गए, तो उनका विज़न अंदर से इतना प्रिसाइज होता है कि हम छोटी छोटी एक RBC भी देख सकते हैं। RBC आप जानते हैं कितनी छोटी होती है। तो जितना प्रिसाइसली हमें दिख रहा है तो उतनी प्रिसाइसली सर्जरी होती है। दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपी। यानी कि आपका चीरा नहीं लग रहा, छोटे छेद बनाकर हम इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल रहे हैं, लेप्रोस्कोप अंदर डाल रहे हैं, जिससे अंदर का पिक्चर बाहर दिख रहा है और बाहर टीवी पे देख कर फिर सर्जरी होती है। तो बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेट सर्जरी होती है। और इस जो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, इसका मोटे महिलाओं या पतली महिलाओं के ऊपर किसी अलग तरह का इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली अगर मोटी महिला की अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो यानी उनके करीब एक हाथ जितना फैट होता है जी, मतलब इतना चर्बी जमा होता है कि इतना फैट आप कट करके अंदर जाएंगे, एक हाथ जितना। उसके बाद अंदर का जो रेक्टस लेयर है या अंदर का जो लेयर है जहाँ से एब्डोमेन ओपन होगा, वो लेयर आती है। क्योंकि अपने स्किन जो होती है उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है। सबसे पहले ऊपर स्किन होता है, फिर फैट होता है, फिर रेक्टस शीथ होती है, फिर उसके अंदर मसल्स होती हैं, फिर जाके अंदर का पेरिटोनियम लेयर आता है। जो पेरिटोनियम लेयर काटते हैं तब वो ओपन होता है एब्डोमेन, यानी तब आप एंट्री कर पाओगे। तो उस एंट्री के लिए इतना डीप जाना पड़ता है और फिर इसको वापस बंद भी करना होता है। और जब बंद करते हैं तो इस फैट के अंदर पूरा ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता है, तो टाँके पकने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मतलब हम जो ओबेज लेडीज़ आती हैं उनको तो कह के ही चलते हैं कि भाई 90% आपके टाँके खुलेंगे अगर ओपन सर्जरी करवा रहे हैं तो। और फिर इनका जो फैटी महिलाएं होती हैं तो इनका रिकवरी कितने लंबे समय में होता है और पतली महिलाओं की कितने होती है? नहीं, आप ये देखो कि अगर उन्होंने ओपन सर्जरी कराई तो वैसे ही 3-4 दिन या 5-6 दिन में तो अस्पताल से छुट्टी होती, और 7 दिन के बाद जब हम स्टिचेस निकालते हैं, सपोज उस टाइम पे इनके टाँके पक गए या खुल गए या मवाद पड़ गई, तो उसके बाद वो 2-3 महीने लग जाते हैं उनके टाँके भरने में, क्योंकि वापस स्टिच नहीं होते। फिर वो धीरे धीरे पट्टियाँ कर करके अब इतना टिश्यू भर के आने में आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगेगा। तो उस महिला की रिकवरी में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। वहीं अगर हमने इनके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी तो छोटे छेद बनाकर सर्जरी हुई, तो दूसरे दिन छुट्टी हो गई, तीसरे दिन घर और मस्त, ना टाँके पकेंगे ना, क्योंकि टाँके है ही नहीं, चीरा ही नहीं है।
तो वो सारा का सारा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सारा का सारा तो ये problem ओबीज महिलाओं के लिए तो एक वरदान है लेप्रोस्कोपी। और जबकि कई लोग जैसे सर्जन लोग होते हैं मना कर देते कि इतनी मोटी लेडी की हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने 150 किलो तक की, 1.25 किलो, मतलब 175 kg तक की सर्जरी करी हुई है, क्योंकि उनके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए, थोड़े लंबे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, थोड़ा अंदर भी फैट उतना ही होता है, तो उसके लिए आपको उतना ही एक्सपर्टाइज भी चाहिए होता है। आपको वो पूरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते पूरे हैं, इंस्ट्रूमेंट और हाँ पूरा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल होता चाहिए है। तो अगर आप ऐसी सर्जरी करवाते हैं तो डेफिनेटली ओबीज महिलाओं को पतली महिलाओं से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। Benefits है। बट मैं तो ये कहूँगी कि ओबीज महिलाओं को ओपन सर्जरी चूज़ ही नहीं करनी चाहिए। अगर चूज़ करनी है सर्जरी तो शुड बी द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और किन गायनोकोलॉजिकल इश्यूज के टाइम पे लेप्रोस्कोपी की जाती है? क्योंकि हर हम ये तो समझते हैं हम लोग, हर बार महिला, आप महिला भी समझती है कि हर ट्रीटमेंट में लेप्रोस्कोपी नहीं होती है। आप डॉक्टर हैं तो आप बताएंगे किस में ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। जहाँ पे भी आपको कोई ऑपरेशन बताया गया है जी। तो ऑपरेशन करने का एक तरीका है लेप्रोस्कोपी। या तो आप चीरा लगा के सर्जरी कराइए या छेद बनाकर सर्जरी करें, क्योंकि वी हैव टू एक्सेस इनटू द एब्डोमेन, यानी पेट में हमें जाना है। अब पेट में जाने के लिए या तो पेट खोलना पड़ेगा, यानी ऊपर चीरा लगेगा, या फिर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि अंदर का पिक्चर हमें बाहर दिख जाए और हम फिर सर्जरी कर पाए। दैट इज़ द लेप्रोस्कोपी। तो जहाँ जहाँ आपकी ओपन सर्जरी हो सकती है, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन हो रहा है, आपकी गांठ बन गई है, ओवेरियन सिस्ट है, या आपको बच्चा नहीं लग रहा है, या आपने नसबंदी करवानी है या नसबंदी खुलवानी है, या आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक गई है और उसको वापस से फिक्स कराना है, या फिर आपको और कोई ऐसी समस्या हो रही है जिसका निदान ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी लेप्रोस्कोपी बेस्ट है। क्योंकि कई बार हमने बहुत सारी जांचें करवा ली, कुछ आ ही नहीं रहा, फिर भी पेट में दर्द है, परेशानी है, तो फिर लेप्रोस्कोपी इज अ डायग्नोस्टिक टूल ऑल्सो एंड ऑपरेटिव ऑल्सो। एक जैसे हम बात कर रहे हैं गायनोकोलॉजिस्ट, पूरा एक आप डॉक्टर हैं, तो एक आम समस्या है वो है पीरियड की समस्या। एक तो हैवी फ्लो होना, पेन होना, इसका क्या निदान क्या हो सकता है इसका? हैवी फ्लो होने का अभी कई लोगों को एक तो मिथ भी होता है कि अगर 2 पैड भी खराब होगी तो वो भी हैवी मान लेती हैं। और गांव की लेडीज़ के अगर 4 पैड 5 पैड भी खराब हो रहे हैं या कपड़े खराब हो रहे हैं तो उनके लिए वो भी हैवी नहीं है। लेकिन अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो अगर 2 घंटे में आपके 2 पैड से ज़्यादा या 3 पैड से ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो उनको फिर हम हैवी ब्लीडिंग में मानते हैं। या फिर बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो रहे हैं, या आपको दिन भर में 8 से 10 पैड खराब हो गए, या आपको आपका हीमोग्लोबिन डाउन जाता जा रहा है, आप एनीमिक हो गए हैं, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन 10 के नीचे है, तो डेफिनेटली आपका पीरियड हैवी आ रहा है। अब हैवी पीरियड आने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपका हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका कुछ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इशू हो सकता है, जैसे कि पीसीओडी आजकल काफ़ी कॉमन है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन कारण है वो फाइब्रॉइड, यानी बच्चेदानी की गांठ, और एक होता है ओवेरियन सिस्ट, या फिर अगर ओल्ड लेडीज़ की बात करें तो फिर कैंसर आ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपको है तो सबसे पहले एक सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए, जिससे सोनोग्राफी में क्लियर हो जाए कि गांठ है, सिस्ट है या और कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही क्लियर होगी तो उसका निदान भी हो जाएगा। अब आपने बात करी फैब्रॉइड के बारे में, तो जैसे कुछ महिलाओं में फैब्रॉइड होता है और उसके बाद में बोलते हैं आप सीधे बच्चेदानी निकला लो, कुछ डॉक्टर्स ये बोलते हैं, तो ये कितनी कारगर होती है बच्चेदानी निकलवाना, या फिर उसको ऊपर साथ में ट्रीटमेंट हो सकता है? अभी सपोज कि आपकी उम्र 25 साल है जी, और आपको फाइब्रॉइड हो गया है और अभी आप तक की प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है, आपके बच्चे भी नहीं हुए, सपोज आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो अब क्या बच्चेदानी आप निकलवा पाएंगी? नहीं निकलवा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वी हैव टू गिव द अदर ऑप्शन, यानी कि वी हैव टू कंजर्व द यूट्रस, वी हैव टू सेव द यूट्रस। क्योंकि बहुत से पेशेंट तो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मैडम बस हमारी बच्चेदानी बच जानी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें तो आगे अभी प्रेगनेंसी करनी है, अभी हमारा करियर शुरू करना है, अभी तो हमने शादी ही नहीं करी है। और एक कंसर्न और होता है कि सर्जरी करने के बाद क्या हम प्रेगनेंसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लेप्रोस्कोपी से बहुत सटीक तरीके से सिर्फ गांठ को सेपरेट करके निकाल दिया जाता है और वापस से यूट्रस को अच्छे से रिपेयर कर दिया जाता है, ताकि आगे चलकर आराम से प्रेगनेंसी हो पाए। मतलब वो एक मिथ है कि फाइब्रॉइड होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ये एक मिथ हो गया है। मिथ ही है, क्योंकि फाइब्रॉइड निकालने से प्रेगनेंसी होती है। और जिनके बच्चे जैसे फाइब्रॉइड के साथ कोई प्रेग्नेंट हो गया तो उसके अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो उसका फाइब्रॉइड निकालने से उसके अबॉर्शन बंद हो जाएंगे और उसको प्रेगनेंसी हो पाएगी। सो इट इज़ अ फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, यानी कि बच्चा नहीं लग रहा हो, बच्चा खराब हो रहा हो, कोई तकलीफ आ रही है और फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड निकालने से उसका बच्चा लगाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जैसे अब आपने बताया कि मतलब मतलब मोटी महिला के लिए लेप्रोस्कोपी बहुत सही होती है सर्जरी, तो मोटी महिलाओं में देखा जाए गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है या पतली महिलाओं में पाई जाती है, या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड? ये पर्सन टू बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस का, बट एक पीसीओडी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जी,
और जो फैट होती है हमारी, उसमें ईस्ट्रोजन हमारा हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाता है। जी। दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। तो उससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरा, अगर ओबीज लेडी है तो आगे चलकर 50 साल की उम्र के बाद एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मोटापे के अंदर। यस, मोटापे ओबीज लेडी, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, दिस इज़ अ ट्राइड, जिससे कि बच्चेदानी का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आमतौर पर किन बीमारियों के लिए इसका सुझाव दिया जाता है आपके द्वारा? क्योंकि हर छोटा डॉक्टर एक बोल देता है आप तो सर्जरी करवा लो, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स का वो भी कहना होता है कि हमारे में नया ये चैप्टर खुला है, हमारे नई यूनिट खुली है तो हम इसको ट्राई करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे एंड्रोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, जैसे आपने फाइब्रॉइड को बता दिया, ट्रिब्यूल ब्लॉकेज के लिए, इसके लिए क्या हो सकती है ये सर्जरी? डेफिनेटली। जैसे बहुत से कपल्स हमारे पास आते हैं कि 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उन्होंने ट्यूब टेस्ट करवाया, ट्यूब में ब्लॉकेज बताया गया, तो लेप्रोस्कोपी से ट्यूब खोलने का ऑपरेशन संभव है। उसमें एक तो नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें तार डालकर जो ट्यूब ब्लॉकेज है उसको खोल दिया जाता है, या लेप्रोस्कोपी के द्वारा जैसे ट्यूब्स के जो फिम्ब्रियाज होते हैं वो चिपक जाते हैं, इधर उधर कहीं बंद हो जाते हैं तो उनको अंदर से इंस्ट्रूमेंट डाल के उनको खोल दिया जाता है। या और कई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डैमेज होती है ट्यूब्स, तो जितना हो सकता है वो रिपेयर करने की पूरी कोशिश की जाती है। 50-60% केसेस के अंदर ट्यूब्स खुल जाती हैं। और लेप्रोस्कोपी से बांझपन, इनफर्टिलिटी के मामलों में मदद मिलती है? डेफिनेटली। किस तरह से काम करते हैं? लेप्रोस्कोपी में एक तो ट्यूब ब्लॉकेज है तो प्रेगनेंसी हाँ, होगी नहीं, तो ट्यूब्स का इलाज हाँ। हो जाएगा। पीसीओडी अगर है तो ओवेरियन ड्रिलिंग हो जाती है, उसमें छेद बनाकर अंडा फूटने की जगह बना दी जाती है। बच्चेदानी के अंदर यदि पर्दा है तो नीचे से दूरबीन डालकर उस पर्दे को कट किया जाता है। अंदर कोई फाइब्रोइड है, पॉलिप है तो उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे, और एंडोमेट्रियोसिस आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है, 10 में से 1 महिला के अंदर एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है। जितनी भी लेडीज़ होती है जो कहती है कि मेरे को पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, बहुत गोलियां भी खा रहे हैं उसके भी फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, इंजेक्शंस तक लेने पड़ रहे, और कई तो लेडीज़ हमारे पास ऐसी आती हैं कि जिसमें इंजेक्शंस के बाद में भी उनको फ़ायदा नहीं पड़ रहा होता, तो दैट इज़ अ सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में बच्चेदानी के आसपास के एरिया में महीने का ब्लड जमा हो जाता है जी। आते हैं, ट्यूब ओवरी सब आपस में एकदम से चिपक जाते हैं और एक गांठ सी बना लेते हैं, और यूट्रस के अंदर भी कई ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से पीरियड्स हैवी आने लग जाते हैं, और सब चिपकने की वजह से वो केमिकल ऐसे निकलते हैं जिससे बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है। तो उस पेन का इलाज, सटीक इलाज लेप्रोस्कोपी से संभव है। ओपन सर्जरी में मतलब ना के बराबर इलाज। ना के बराबर है। एक नई टेक्निक और है, जैसे आपने बताया बांझपन का इलाज तो है, एक आईवीएफ टेक्निक से पहले भी लेप्रोस्कोपी की एक सर्जरी की जाती है, एक प्रक्रिया की जाती है, ऐसा सुनने में आया है, क्या ये सही है? अगर बेसिकली आपका बच्चा नहीं लग रहा, आपने छोटे मोटे सारे टेस्ट करा लिए, तो उसके बाद एक लेप्रोस्कोपी इज द कट ऑफ पॉइंट कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो पाएगी या आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि अगर लेप्रोस्कोपी करेंगे तो 100% डायग्नोसिस और इलाज हो पाएगा कि एक तो प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाएगी, दूसरा अगर जैसे मान लो ट्यूब्स ब्लॉक है, अगर वो खुल सकती हैं तो खुल जाएंगे, और नहीं खुल सकती तो पेशेंट को बता देंगे कि भाई आपकी नहीं खुल सकती, तब आप आईवीएफ करा लीजिए। या आपके यूट्रस में ऐसी और कोई समस्या है कि जो सही हो सकती है तो वो लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी से ही सही होगी, इसके अलावा तो सही नहीं हो सकती। तो जो करेक्शंस पॉसिबल हैं, अगर वो करेक्शंस होने के बाद अगर ये चांसेस हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप ट्राई कर लीजिए। अगर कुछ ऐसी कंडीशन सामने आई कि आपकी ट्यूब्स होपलेसली डैमेज्ड हैं या बिल्कुल ही ख़राब है, या अंदर से एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है कि सही होने की उम्मीद भी बहुत कम है, तो फिर आपको आईवीएफ ही कराना है। क्योंकि आईवीएफ का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि आपने अंडा ले लिया, स्पर्म्स ले लिया, बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी क्रिएट किया, एम्ब्रायो बनाया और उसको वापस यूट्रस में डाल दिया। तो दैट इज़ वी आर बाईपासिंग द ट्यूब्स। ये सारा काम जो नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब्स होती है उसके अंदर होता है। तो हम इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब में जो काम हो रहा था वो हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, और बेबी बाहर बना के एम्ब्रायो बना के उसको अंदर यूट्रस में हम अंदर डाल रहे हैं वापस। अब वापस मैं एक बार एक सवाल पे आती हूँ कि एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मैंने भी सुनी है ये चीज़ें बहुत फेस करते हैं। एक तो होता है हीमोटोमा, और फाइब्रॉइड के बारे में आपने बताया, तो इन दोनों में कनेक्शन क्या होता है? हीमेटोमा इज अ ब्लड क्लॉट, जैसे कि आज आप गिर गए जी और यहाँ पे आपकी नील पड़ गई, इट इज कॉल्ड हीमोटोमा। नो, इसके नीचे जो ब्लड क्लॉट हुआ, जो ब्लड का थक्का बन गया, दैट इज हीमेटोमा। तो हमें बाहर से वो ऐसा नीला सा दिख रहा है। अब ये हीमेटोमा कहीं भी बन सकता है। जैसे आज हमने सर्जरी करी, सर्जरी के बाद कोई छोटी मोटी वेसल कोई वापस से खुल गई जो हमने सील करी थी, सपोज की प्रेशर बीपी बढ़ने से और किसी कारण से वो खुल गई, तो वहाँ थोड़ा बहुत ब्लड इकट्ठा होगा और वो एक क्लॉट सा डिपॉजिट होके गांठ सी बन जाएगी, जिसको कि हीमेटोमा कहा जाएगा। यानी कि ब्लड क्लॉट का थक्का या ब्लड का जो गांठ बन जाता है, थक्का बन जाता है, दैट इज हीमेटोमा। और यूट्रस में एक ट्यूमर होता है, गांठ होती है, दैट इज फाइब्रॉइड।
फाइब्रॉइड। तो क्या हीमोटोमा का इलाज होता है अपने लेप्रोस्कोपी से, नहीं या ये दवाइयों से निकाला जाता है? नहीं नहीं, अगर आपके बहुत बड़ा हेमेटोमा बन गया है, ब्लीडिंग हो ही रही है, तो डेफिनेटली वी हैव टू डू द लेप्रोस्कोपी अगेन, अगर पेट के अंदर थक्का बना है तो, ताकि उसको निकाला जा सके। और यदि छोटा मोटा है तो वेट एंड वॉच किया जा सकता है। एक आजकल बहुत यंग बच्चियों में बहुत जल्दी से पीरियड्स का आना एक आम बात हो गई है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हमारा एनवायरनमेंट और सोशल मीडिया, और कि मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही है, यानी कि जो हमारा हार्मोन एक्सिस है, जो पहले 13 साल के आसपास एक्टिवेट होता था, आजकल 9 साल 10 साल पे एक्टिवेट हो रहा है। आजकल क्या बच्चों से बात करके देखो, आपको लगता ही नहीं कि क्या बच्चों से बात कर रहे हो, दे आर मोर नॉलेजेबल देन अस। आपको मतलब आप उनसे बात करो, आपको पता चलेगा कि हम उस उम्र में थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। जी बिल्कुल, अभी तो उनको सब कुछ पता है। तो आज के बच्चों को तो सब कुछ पता है। तो आजकल एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इतना ज़्यादा है कि सोशल मीडिया पे हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, तो बच्चा मेंटली मैच्योर जल्दी हो रहा है। तो मेंटली मैच्योर होने से हाइपोथैलेमस, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हार्मोन सिक्रेट करती है, जिससे ओवरी पे काम करता है, और ओवरी से फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, तो वो जल्दी मैच्योर होने से जल्दी काम हो रहा है। दैट इज़ द ओनली थिंग। और लेप्रोस्कोपी की बात करें कि इसकी सर्जरी में कितना समय लगता है और इसकी रिकवरी में कितना समय लगता है? जैसे आपने पहले बताया, हमने पहले बात करी थी मोटी और पतली महिलाओं के बारे में, लेकिन अब एक आम सवाल है सब महिलाओं के लिए कि लगभग कितना समय लग सकता है, और जब ड्यूरेशन चल रही होती है ऑपरेशन की, लेप्रोस्कोपी की, तो उसमें कितना समय लगता है? बेसिकली देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी लेके हो। अब सिर्फ मुझे जांच करने के लिए बोला गया है कि सिर्फ मुझे पेट के अंदर जाके देखना और अंदर कोई बीमारी भी नहीं निकली है, तो मेरा 5 मिनट में भी खत्म हो सकता है मेरा काम। बाकी तो खैर पेशेंट अंदर आता है ओटी में, फिर पेन ड्रेप होता है, एनेस्थीसिया जे आता है, तो सब में 15-20 मिनट आधा घंटा चला जाता है, और ऐसे फिर वो आउट होता है, फिर वापस से चेंज होता है उसका, फिर वो निकलता है। तो ओवरऑल प्रक्रिया में तो 1 घंटा लग गया। लेकिन अगर हम सर्जिकल ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो अगर सिंपल है, कुछ नहीं है, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी हो सकते हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि अब सपोज आपके कोई 5 किलो की गांठ लिया है, या 3.5 किलो की गांठ लिया है, या 2.5 किलो की गांठ लिया है। जैसे हमने एक लेडी ऑपरेट की थी 150 kg की, 3.5 किलो का फाइब्रॉइड था उसके। वो फाइब्रॉइड निकालने में हमें बहुत टाइम लगा, मतलब 4-5 घंटे हमें लगे। फिर इतना बड़ा फाइब्रॉइड को बाहर निकालने में उसको काट काट के निकालना पड़ता है, पीस बाय पीस, तो उसमें अगेन फिर उतना ही टाइम लग जाता है, तो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर का ही फाइब्रॉइड है, तो मेरा 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। अब एंडोमेट्रियोसिस है, सपोज ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाली बीमारी है, तो मेरा 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को 2 घंटे भी लग जाएंगे। तो डिपेंड करता है, बीमारी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बीमारी लेकर हमारे पास आए हैं, फिर उसके हिसाब से। दूसरा, करने वाले की एक्सपर्टाइज कितनी है, कि अगर सपोज कोई नया सर्जन आज से उसने सर्जरी शुरू करी है, 1 साल या 2 साल का ही करियर है, तो डेफिनेटली उसको, जैसे एक यूट्रस निकालने का बहुत कॉमन ऑपरेशन होता है, तो उसको कम से कम 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन सपोज एक सिंपल यूट्रस है, मैं कर रही हूँ, तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे, कि मेरे को 15 साल हो गए सर्जरी करते जी। तो डिपेंड करता है कि सर्जन का एक्सपर्टाइज कितना है। तीसरा डिपेंड करता है कि आपके पास सिस्टम कैसा है, कि सपोज आज आपके स्टूडियो में सब कुछ लगा हुआ है, तो हम आए बैठे और हमने स्टूडियो में शूट करना शुरू कर दिया, हमें माइक नहीं चेक करना, हमें कैमरा नहीं चेक करना। और सपोज कोई ऐसा पर्सन है जहाँ रेगुलर काम नहीं हो रहा है, कि सपोज आज मेरे हॉस्पिटल में हम पॉडकास्ट शूट करना चाहें, तो मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, उसका सिस्टम नहीं है ये। तो यही आपकी टीम वर्क है, कि अगर आप एक रेगुलर सेटअप में जाते हैं जहाँ रोज़ सर्जरी होती है, तो उसका कैमरा, एंडोस्कोप, बाकी सारा मशीनरी, क्योंकि दिस इज़ अ मशीनरी वर्क, तो एवरीथिंग विल वर्क, और उसका टीम उसके हिसाब से ट्रेंड है, तो आपका फटाफट काम होगा। अब सपोज आपकी टीम ट्रेंड नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपका मशीनें ठीक नहीं है, अगेन आपको टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सर्जन पे, पेशेंट पे, आपके सिस्टम पे, आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि सर्जिकल टाइम कितना होगा। और एक जो सबसे बड़ा टाइम, जब सबसे बड़ी बात जो मैं मेरे फेलोज़ को सिखाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी बहुत लोग आते हैं फ्रॉम एब्रॉड एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया लेप्रोस्कोपी सीखने के लिए, और मेरे अंडर में अभी तक 500-600 डॉक्टर्स ट्रेंड हो चुके हैं। अब उन लोगों को मैं एक चीज़ सिखाती हूँ कि अगर तुमने ओटी में पेशेंट के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है, तो पेशेंट का आगे चल के लाइफ की क्वालिटी पूरी बदल देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंटली हैरास होकर या डॉक्टर परेशान होकर सोचता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, या उम्मीद छोड़ देता है, और फिर ओपन सर्जरी पे आ जाता है जी। और कई बार लेप्रोस्कोपी में स्ट्रगल काफ़ी हो जाती है, क्योंकि बड़ी बीमारी है, चिपका हुआ है और कुछ है। अगर लेकिन हमने उस टाइम स्टेमिना अपना रखा, मोटिवेटेड रहे, और हमने ये नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे इसकी सर्जरी ऐसे ही फिनिश करनी है, तो अगर हमने कट नहीं लगाया, तो पेशेंट का आगे की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो कट लगाया या नहीं लगाया, वो डिसीजन उस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर के माइंड का ब्रेकअप पॉइंट क्या है। तो मैं हमेशा फेलोज़ को यही सिखाती हूँ कि आपका 1 घंटा पेशेंट की लाइफ के लिए 1 साल 2 साल बदल देगा।
ये और डिपेंड करता है। जैसे अब आपने बताया इसको इतना समय लगता है, हर एक ह्यूमन पे अलग अलग डिपेंड होता है, बीमारी के ऊपर बिल्कुल, डिपेंड करता बीमारी के ऊपर है। डिपेंड इसकी सर्जरी के बाद में महिलाओं को किस तरह का खान पान में बदलाव रखना चाहिए, लाइफ स्टाइल में बदलाव रखना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सर्जरी कि जैसे हमारे पास अगर पेशेंट सर्जरी हुई तो हम उसको 4 घंटे के बाद ही पानी बता देते हैं कि यानी पानी के ओरली सिप्स अलाउ कर जी। देते हैं, नारियल पानी बता देते हैं, और दूसरे दिन 24 आवर्स के बाद वो घर जा सकता है। और घर जाते समय वो सुबह उठ कर घूमना फिरना उसका सब कुछ शुरू हो जाता है। सुबह चाय बिस्किट लेते हैं, फिर दाल का पानी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, खिचड़ी दलिया सब दे दिया। उसके बाद में पेशेंट अपने आप उठ के वॉक कर रहा होता है, घूम रहा फिर रहा होता है। घर जाने के बाद अपना नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना वो सब अपने आप कर सकता है। उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किसी दूसरी लेडी को घर में बुलाना है जो आपको उठाए बिठाए नहलाए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और लेप्रोस्कोपी तो महिलाओं के लिए वरदान है, क्योंकि महिलाओं का क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा पति को टिफ़िन कौन देगा, मेरे बच्चों को टिफ़िन कौन देगा, उसका खाना कौन बनाएगा, मेरे घर का ध्यान कौन रखेगा। उसके चक्कर में वो अपनी बीमारी पालती रहती बढ़ती जाती है, खुद एनेमिक हो जाती है, ब्लीडिंग होती रहती है, घर वालों को बताती नहीं है जी। और वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर हमें 4-4 5-5 ब्लड लगा के उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो आपके परिवार का ध्यान फिर कौन रखेगा। कि आप एक कट ऑफ पॉइंट तक ही ध्यान रख पाएंगे। अगर आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम 5 ग्राम पे आ गया और आप बेहोश हो गए, आपको उठा के लाना पड़ रहा है, उसके बाद भी तो आपके परिवार का कोई तो ध्यान रखेगा, या आप परिवार अपना ध्यान खुद रखेगा। तो परिवार वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की महिलाओं का पूरा ध्यान रखिए, और महिलाओं का रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान खुद रखें। अगर वो लेप्रोस्कोपी कराती हैं तो दूसरे तीसरे दिन घर जा सकती है, अपने घर का देखभाल कर सकती है, अपना काम मॉनिटर कर सकती है। तो सिर्फ इस डर से बीमारी को ना पाले कि ऑपरेशन हो जाएगा और 2 महीने मुझे बेड पे रहना पड़ेगा और मेरे घर को और मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, तो ये डर अपने दिमाग से बिल्कुल 100% आप निकाल दीजिए। और अगर बात करें लेप्रोस्कोपी के बाद की महिलाओं के पीरियड्स और या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, या वो रेगुलर सही हो जाते हैं, चलते रहते हैं? अगर देखो बीमारी का इलाज किया तो सब अच्छा ही होगा। अगर फाइब्रोइड और आपकी पीरियड्स हैवी आ रहे थे और फाइब्रोइड निकाल दिया है तो डेफिनेटली अब आपके पीरियड्स अच्छे हो जाएंगे। और अगर जैसे और भी कोई सी सिस्ट का प्रॉब्लम है और उसके पीरियड्स इरेगुलर थे तो डेफिनेटली वो सही हो जाएंगे। तो सर्जरी करने के बाद पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, हार्मोन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हार्मोन्स ओवरी से बनते हैं, तो हार्मोन्स पर डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आपका सिस्टम पहले से बेटर हो जाता है, आपका ब्लीडिंग रुक जाता है, आपका एनीमिया ठीक हो जाता है, आपको भूख ठीक लगने लग जाती है, आप अच्छा वेलबींग फील करती हैं, आप खुश रहती हैं, आप खुश रहती हैं, आपका परिवार भी खुश रहता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पहले से ज़्यादा अच्छा सिस्टम हो जाता है, डेफिनेटली। तो क्या प्रेगनेंसी जल्दी लग जाती है? हाँ? जैसे आपने पहले बताया Yes, पहले yes, भी। तो definitely। ये फैक्ट है कि लेप्रोस्कोपी अगर सर्जरी आप कराते हो तो प्रेगनेंसी ये काफ़ी लोगों अगर ने आपने बताया प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई है सर्जरी हाँ, तो काफ़ी लोगों को सुनना पड़ता है कि आप महिला हैं तो आपको बहुत लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनने पड़ते हैं, डेफिनेटली। वो भी सब कुछ करना पड़ता है। और लेप्रोस्कोपी पर विचार करना चाहिए किन महिलाओं को समय रहते, क्या उम्र क्या है इनकी, या कोई सी भी एज की महिला फैक्टर को? सबको ही करना चाहिए। जैसे बच्चे आते हैं, अब बच्चों में हमने 6 साल की एक बच्ची ऑपरेट की थी, उसका ओवरी ट्विस्ट हो गया था, घूम गया था, बहुत सीवियर पेन में लाए थे, उसका डी ट्विस्ट किया, उसको फिक्स कर दिया। तो 6 साल के बच्चे की भी लेप्रोस्कोपी हो सकती है, तो 85 साल की लेडी की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी आपको सर्जरी करनी है और चीरा लगाना है तो चीरा ना लगा के मैं तो कहूँगी कि लेप्रोस्कोपी कराए, क्योंकि चीरा लगाने से अगेन आपका चीरे का दर्द होगा और चीरे के आसपास में सुनपन हो जाता है और वो निशान हमेशा के लिए रहता है, अंदर भी आते वगैरह उस चीरे के साथ चिपक जाती हैं, तो बहुत नुकसान होता है। मतलब आगे चल के फ़ायदा तो कुछ नहीं होता। और जो हाथ वाली सर्जरी होती है उसमें आंखों से देख के सर्जरी होती है। अब सपोज मुझे आज मैं 45 की हूँ और मुझे देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो मैं बिना देखे कैसे अच्छी सर्जरी कैसे करूँगी? और अगर मुझे 4K में 3D में दिख रहा है तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छी सर्जरी करूँगी। जब मुझे टिश्यू एक एक लेयर एक एक सेल अलग अलग दिख रही है तो मैं कितनी अच्छी सर्जरी करके दूँगी। तो देखने का तो कमाल है ही ना सर्जरी में। तो आपका जितना अच्छा सिस्टम होगा, आपका जितना अच्छा कैमरा है, उतने अच्छा आप शूट कर पाते हैं डेफिनेटली। तो वही हमारे साथ है कि जितना अच्छा कैमरा और जितना अच्छा सिस्टम हमारे पास, उतनी अच्छी हम सर्जरी कर पाते हैं। अब आपने इतने लोगों का पेशेंट्स आपने देखे हैं, ऑपरेशन किया, सबसे ज़्यादा मिथक आपको किस चीज़ में लगा कि लोगों को ये कितनी भ्रामकता है कि ये ऐसे नहीं होता, इससे ऐसे हो जाता है, पेट फूला रह जाता है? भ्रामकता सबसे बड़ी पता है क्या है? क्या? हमसे मरीज पूछता है कि मैडम ये ऑपरेशन से मुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी या मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? मैंने कहा भैया आप अंदर जो बीमारी पाल के बैठे हैं उसके बारे में तो सोचिए। उसको पाले पोसते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, अपना खून पिला पिला के आप उसे बड़ा कर रहे हैं, फिर आप एक स्टेज पे हमारे पास आते हैं, हम खून चढ़ा चढ़ा के उसको निकालते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि लोगों को सर्जरी से डर लग रहा है, बीमारी से डर नहीं लग रहा। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम सुई से डर लगता है, तो हम सुई नहीं लगवा रही तो इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाना। रिसेंट एक मैं बताती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट है जम्मू कश्मीर से, तो हस्बैंड उसका आर्मी में पोस्टेड है। वो कहता है मैडम मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, अब कश्मीर में रोज़ आतंकियों के हमले अपन सब देखते हैं।
तो मैडम गोली खाने से डर नहीं लगता, लेकिन डॉक्टर के पास आने से डर लगता है। आप मुझे गोलियां कितनी चलवा लो, बारूद कितना ही चलवा लो, सब मैं गोलियां खा सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। जी। तो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करा, तो डॉक्टर से इतना डर लगता है लोगों को। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हमारे साथ आज मौजूद थी स्टूडियो में डॉक्टर सुशीला सैनी। हमने जाना लैप्रोस्कोपी के बारे में, किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से ये आपको ठीक कर सकती जल्दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, समय देने के लिए और एक माध्यम देने के लिए कि आप लोगों से सबसे हम बात कर पाए, हमारी बातें आपसे शेयर कर पाई। और एक लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि अपना एनुअल हेल्थ चेकअप आप ज़रूर करवाइए। साल में एक अपनी सोनोग्राफी और बेसलाइन हेल्थ जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करवाइए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें अंदर पड़ी होती है और वो बाद में बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जो काम बहुत आसानी से हो सकता था वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई नीम का पेड़ है जो आज हमने इतना सा लगाया है, और सपोज़ वो नीम का नहीं होके कोई ऐसी भी खरपतवार वाला पेड़ है जिसको कि हमें नहीं चाहिए, जैसे कि बीमारी का है, तो अगर आपने उस छोटी सी स्थिति में उसको तोड़ के फेंक दिया तो दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग। लेकिन सपोज़ वो बड़ा होकर नीम का पेड़ बन गया और अब आप उसको काटना चाह रहे हैं, तो वो नहीं, इट इज़ लाइकली इम्पॉसिबल थिंग। तो आप किसी भी बीमारी को शुरुआती अवस्था में, जैसे कैंसर भी होगा तो भी 100% इलाज संभव है, बट यदि आपने उसको पाल पोस के बड़ा कर लिया और ऐसे स्टेज पे पहुंच के जहाँ लाइलाज हो गया, या इलाज करने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो गई है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाली है, तो आपके लिए भी खतरा और हमारे लिए भी खतरा है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना सोनोग्राफी एक चेकअप साल में एक बार ज़रूर करवाइए। जैसे आप होली मनाती है, दिवाली मनाती है और उनके लिए इतनी एक्साइटेड आप रहती हैं, तो उतना ही एक हेल्थ फेस्टिवल भी एक ज़रूर बनाइए जिसमें आप अपने और अपने परिवार वालों की पूरी जांचें करवाइए, जिससे कि बीमारियों का समय रहते पता चले और समय रहते आप उनका इलाज करवा पाएँ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा ये प्रोग्राम। लोकमत राजस्थान के पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।